व्यू 360 में अमेरिका की 2 रियासतों में फायरिंग के पुरतशद्दुद वाक़यात। अमेरिका की पाकिस्तान को F-16 तैयारों को आलात और लॉजिस्टिक मुआवनत फ्राहम करने की मंजूरी। और हेपेटाइटिस से बचाव और आगाही का आलमी दिन। मर्ज हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख जानें ले जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका की 2 बड़ी रियासतों में इस वीकेंड, हफ्ते और इतवार के रोज फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए। इन वाकयात की तफसील के लिए नौखुद मालिक, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल हिल पर, उनसे जानते हैं कि क्या डिटेल्स रहीं और फेस्टिवल्स निशाना बने। ओवरऑल क्या कहा जा रहा है इस बारे में? जी नौफर। जी असद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वीकेंड जो है वो 2 रियासतों में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या जो है वो न्यूयॉर्क में हफ्ते के रोज़ हुआ और दूसरा वाक़या जो है वो कैलिफोर्निया में इतवार के रोज़ हुआ। कैलिफोर्निया की बात करें तो यहाँ पे एक फेस्टिवल जारी था, जो सालाना फूड फेस्टिवल है ये। यहाँ पे पुलिस के मुताबिक हमलावर जो है उसने 15 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें से 15 लोगों को ज़ख्मी किया और 3 लोगों को जो है हलाक किया। टोटल 18 लोग जो है इस फायरिंग की जद में आए। पुलिस कहती है कि हमलावर को मार दिया गया है, ताहम उन्हें शक है एनी शाहिदीन के बयान के मुताबिक कि इसमें एक और हमलावर भी जो है वो शामिल है, जिसकी अभी तक तलाश जारी है। इस पर सदर ट्रंप ने इस हमले पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमलावर जो है उसकी तलाश जारी है, पुलिस जाए वक़ू पर मौजूद है और आप महफूज और मोहतात रहें। न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में हफ्ते के रोज़ जो है एक ब्रुकलिन के इलाके में एक फेस्टिवल जारी था, जिसके एंड पे तीसरे दिन जो है इख्तिताम पर यहाँ पे एक वाक़या पेश आया फायरिंग का। पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग की जद में 12 लोग आए, जिसमें से 11 लोग ज़ख्मी हैं और एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है। पुलिस कहती है कि इस हमले में भी 2 अफराद शरीक थे और 2 गन्स जो है वो इस्तेमाल हुई। जी तो नुखुद, क्या हमलावरों के हवाले से कोई शिनाख्त के बारे में मालूमात दी है पुलिस ने अब तक? देखिए असद, इन हमलावरों के बारे में पुलिस कहती है कि उन्हें मार दिया गया है। जैसे कैलिफोर्निया में मैंने बताया कि पुलिस को शक है कि एक शख्स और शामिल है इस हमले में, जिसकी अभी तक तलाश जारी है। जहां तक शनाख्त की बात है, पुलिस ने अभी तक इनकी कोई शनाख्त जो है हमलावरों की, उसके बारे में तो कोई मालूमात फराहम नहीं की। जहाँ तक इन हमलावरों के मकासद क्या थे, इस पर भी पुलिस ने जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी। जी बहुत शुक्रिया नुखबत अपडेट करने का हमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में ओवर द वीकेंड जो शूटिंग हुई उस बारे में। जुमे के रोज़ ही कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने अमेरिका में पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम और गन्स की खरीदो फरोख्त से मुतालिक कवानीन को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए 3 बिल्स मुतारिफ करवाए। हमारे नुमाइंदगान में साथ ही रुकन कांग्रेस रॉबिन कैली के हमरा एक तकरीब के दौरान उन्होंने इन बिल्स की तफसीलात बताते हुए कहा कि इनमें से एक बिल को गुज़िश्ता बरस रियासत टेक्सास में स्कूल पर फायरिंग में हलाक होने वाली पाकिस्तानी तालिबा स्पीका शेख का नाम दिया गया है। इस मौके पर रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब जबकि हम कानून साजी के लिए ये बिल्स मुतारिफ करवा रहे हैं, तो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रेशन, मालूमात, असलिया स्टोर करने, इसे महफूज बनाने और गोला बारूद के बारे में कवानीन मौसर बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम अमरीकी लोगों पर अस्करी नौयत का असलिया इस्तेमाल नहीं कर रहे। और बकौल शीला जैक्सन, अमेरिका में पुरतशद्दुद वाक़यात और गन वायलेंस को रोकने के लिए बहुत से बिल्स मुतारिफ तो करवाए जाते हैं, मगर वो कानून साजी के आखिरी मराहल तक नहीं पहुँच पाते। सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है, जो रिवायती तौर पर गन्स रखने के हामी रहे हैं। सदर ट्रंप ने इतवार को ट्वीट करते हुए बताया कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस डेन कोट्स को जॉन रेटक्लिफ के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। इंटेलिजेंस का नया चीफ नामजद किया गया है। सदर ट्रंप का कहना है कि डेन कोट्स ने उन्हें अपना इस्तीफा भिजवा दिया है और वो 15 अगस्त को अपना ओहदा छोड़ देंगे। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका में बड़ा सरकारी ओहदा समझा जाता है और मुल्क की अहम खुफिया एजेंसियां इसके मातहत होती हैं। सदर ट्रंप ने 2017 में डेन कोट्स को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर किया था, ताहम सदर ट्रंप 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत और शुमाली कोरिया समेत बहुत से मामलात पर उनके मौक़िफ़ से नाराज़ रहते थे। बतौर इंटेलिजेंस चीफ अपनी नामजदगी के बाद डेन कोट्स ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने 2016 के सदारती इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक इतवार को काबुल में होने वाले खुदकुश कार बम हमले में और फायरिंग में तकरीबन 20 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 50 से जायद जख्मी हैं।
یہ حملہ صدر اشرف غنی اور امراللہ صالح کی کابل میں ایک انتخابی ریلی میں شرکت کے چند گھنٹے بعد کیا گیا۔ افغانستان میں ستمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں انتخابی مہم کا اتوار کو ہی باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جس وقت دفتر کو نشانہ بنایا گیا اس وقت امراللہ صالح عمارت میں موجود تھے۔ حملے میں صالح کو بھی معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ امراللہ صالح افغانستان کے آئندہ صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر اشرف غنی کے ساتھ نائب صدر کے منصب کے لیے امیدوار ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو آلات اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے محکمہ خارجہ کی منظوری کے بعد جمعے کو کیا۔ پاکستان کو فراہم کیے جانے والے F-16 طیاروں کے آلات اور لاجسٹک معاونت پر 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز لاگت آئے گی۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ ہفتے کے دورہ واشنگٹن کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ کامران بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو F-16 کے لیے ملنے والے مینٹیننس پیکج کو عمران خان کے دورے کا نتیجہ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم کامران، کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ عمران خان کے دورے کا نتیجہ ہے F-16 کا مینٹیننس پیکج؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ دورے سے پہلے طے کی جاتی ہیں اور لین دین یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں آ کر تو یہ بات طے ہوئی تھی۔ آئی تھنک پہلے سے جو ہے یہ طے ہو چکا تھا کہ بھائی اب حالات بہتر کرنے، اور یہ حالات، یہ جو ان کا دورہ تھا یہ ماضی میں عنقریب ماضی میں جو ہوئے تھے مذاکرات اور جو پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے بھی جو ہے اس کی خیر مقدم کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ حصہ ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک اس کی کڑی اور لو ہینگنگ فروٹ ہے جو اس وقت امریکہ جو ہے وہ دے پا رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان امریکہ سے حاصل کر پا رہا ہے۔ اس پہ تو دیکھیں گے کہ اس کے اگینسٹ امریکہ کی ریکوائرمنٹس یا ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس لو ہینگنگ فروٹ کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد، لیکن جو سیکیورٹی سے متعلق فوائد ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے زیادہ گینز جو ہیں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہی ہوں گے؟ جی سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں۔ دیکھیں بہت سارے جو بڑے اقدامات ہیں وہ تو ظاہر ان کو وقت لگے گا، وہ اتنی جلدی تو نہ ہی امریکہ حرکت میں آ سکتا ہے، نہ ہی پاکستان جو اس کو ابزارو کر سکتا ہے، تو جو جلد از جلد جو کام کیے جا سکتے ہیں، جن کو آپریشنلائز کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ایک ہے۔ پھر پاکستان کی جو وہ پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں جو انڈین ایئر اسٹرائک تھی، اس کے جوابی کارروائی پاکستان نے کی تھی، اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم تھا کہ پاکستان اپنی جو عسکری قوت ہے، ایئر پاور ہے، اس کو بیف اپ کرے، اور بڑے عرصے سے امریکہ کے ساتھ حالات خراب تھے، اپنا اسپیئر پارٹس نہیں مل رہے تھے، مزید جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے اسسٹنس ہے F-16 کو لے کر وہ نہیں مل رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں پاکستان نے اس کو پرائیورٹی دی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اوور آل جو اگر ہم دورے کو ایویلویٹ کریں تو گیو اینڈ ٹیک کس بیسس پہ اور کیا کنکلوژن سامنے آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ سرٹنلی 2 ہفتے جو ہیں وہ پاکستان کے تجزیہ کار بھی کافی کہہ رہے ہیں کہ اہم ہیں، ان دنوں میں ہمیں دیکھیں گے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جی آئی تھنک کہ یہ انیشل یوں سمجھیے کہ وہ آئس بریک کرنے کا جو ہے ایک اقدام ہے۔ پاکستان نے معاونت کی طالبان کی اپنا بات چیت کے ساتھ، جو زلمے خلیل زاد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کو لے کر، ان کی معاونت کی، اس کے جواب میں سمجھتا ہوں یہ کارروائی ریسپروکیٹ کی ہے، یہ جو مزید یہ جو اسسٹنس ریزیوم کرنے کی بات ہوئی ہے F-16 کو لے کر، تو اب باقی آئی تھنک کہ جو ہے جو انفولڈ ہوگا پروسیس، وہ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے، وہ جو مذاکرات ہیں ان کو انیبل فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ کارن افغانستان میں صدارتی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی ہے، سابق افغان انٹیلیجنس چیف پر حملہ ہوا ہے اور مسلسل حملے اور ہلاکتیں کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں، کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ مذاکرات پہ یا آنے والے الیکشنز پہ؟ جی آئی تھنک سب کو معلوم ہے کہ جو نائب صدر کے اپنا امیدوار ہیں امراللہ صالح صاحب، اور سابق انٹیلیجنس چیف ہیں افغانستان کے، ان کا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا ایک ہاکش پوزیشن ہے، اور وہ پاکستان کے مخالفین میں سے جانے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس حملے کو نہ اسی کانٹیکس میں لیں گے، اور یہ حالات جو ہمیں اپنا ریلیشن شپ ہے کابل اور اسلام آباد کا، وہ
वैसे ही ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ उसमें मज़ीद ख़राबी आएगी। तो ये तो आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि एक तरफ आप बातचीत करना चाहते हैं, अमेरिका बातचीत करना चाहता है, फिर इस तरह का हमला होता है, तो ज़ाहिर है तालिबान की तरफ से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तालिबान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि भाई आप इन लोगों से बातचीत करें। सदर अशरफ गनी की हुकूमत और दीगर जो एंटी तालिबान फोर्सेज हैं, जिनमें अमरुल्लाह सालेह साहब भी हैं, और अमरुल्लाह सालेह साहब उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि भाई इन बातचीत के ज़रिए अफगानिस्तान को जो है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, उससे अफगानिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक पुश बैक है तालिबान की तरफ से। तो अब देखना ये है कि इस पे अमरुल्लाह सालेह साहब और उनका कैंप कैसे रिएक्ट करता है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, डिफरेंट एनालिस्ट इस बात पे शायद एग्री भी करते हैं कि जो पोस्ट मुआहदा है या मुज़ाकरात है या जिस तरह से भी अमेरिकन फ़ौज का इनखला अगर फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद की जो सिचुएशन बनती है, अफगानिस्तान इस पोजीशन में है ही नहीं, कैपेसिटी बिल्ड की ही नहीं गई कि वो उसको संभाल सके, तो पूरे रीजन पे इम्पैक्ट उसका काफ़ी नेगेटिव आएगा। हाउ डू यू लुक इनटू दैट? जी, मैं उनमें से हूँ, उनमें से एक हूँ एनालिस्ट में से कि जिन्होंने तशवीश का इज़हार किया है और जो ये समझते हैं, मेरी अपनी डॉक्टोरल डिसर्टेशन भी इसी चीज़ के ऊपर है कि तालिबान जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह तालिबान की अपनी जो नेचर है बहैसियत एक इंसर्जेंसी के, उनके यहाँ जो है कोई पॉलिटिकल विंग तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी के लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी जानिब जो मेन स्ट्रीम है अफगानिस्तान की, जिसको कहा जा रहा है कि भाई जो हुकूमत बनाई है, तश्कील की गई है, जो सिविल सोसाइटी एक सेटअप हुई है गुज़िश्ता जो है दो दहाइयों में, वो बहुत कमज़ोर है। तो वो भी तालिबान को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तालिबान इसमें शामिल होना भी नहीं चाहते। तालिबान एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस बातचीत को ताकि वो अपनी दोबारा से हुकूमत या कम से कम कोई ऐसी हुकूमत कायम कर सकें जिनमें उनका पलड़ा भारी हो। और बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी हमारे साथ थे। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी के हवाले से अफगानिस्तान में सिचुएशन है, मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान को F-16 दिए जाने के हवाले से जो मेंटेनेंस पैकेज दिया गया है, उस पर हम अपडेट उनसे डिटेल एनालिसिस ले रहे थे। अमरीकी कांग्रेस की मिनेसोटा की खातून रुकन इल्हान उमर सदर ट्रंप की जानिब से कुछ ज़बरदस्त ज़ुबानी हमलों का निशाना बनी है और अब उन्होंने अपने हामियों से मुतालबा किया है कि नस्ल परस्ती और झूठे इल्ज़ामात का सामना करते हुए 2020 में सदर ट्रंप को शिकस्त देने पर तवज्जो दें। इल्हान उमर मंगल को मुस्लिम डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट से बात कर रही थी और सदर ट्रंप की तरफ से न सिर्फ इल्हान उमर बल्कि कांग्रेस की 3 दीगर डेमोक्रेट ख़वातीन अरकान को गैर मुहिब वतन करार दिया गया है। मज़ीद हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में इस हफ्ते मुस्लिम कॉकस के एक इवेंट के दौरान कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने अमेरिका में मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते रहने का वादा किया। अगर हम मुकम्मल तौर पर इसका सामना ना करें और लोगों को मजबूर ना करेंगे तो हमारी आइंदा 1-2 नस्लें भी इस ही सूरत हाल में फंसी रहेंगी। रियासत मिनेसोटा से मुंतखब होने वाली इस डेमोक्रेट कांग्रेस वुमन को अपनी साथी खवातीन अरकान कांग्रेस राशिदा तलीब, अलेक्जेंड्रिया कासियो कोर्टेस और आयाना प्रेस्ली समेत बकौल सदर ट्रंप के उनके गैर मुहिब वतन बयानात पर सदर की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। सदर ट्रंप ने यह भी ट्वीट किया कि इन खवातीन को वहां वापस जाना चाहिए जहां से वो आई हैं। इस गिरोह में जिन खवातीन को निशाना बनाया गया उनमें सोमालिया से अमेरिका में पनाह लेने वाली इल्हान उमर वाहिद हैं जो अमेरिका में पैदा नहीं हुई थी और वो सदर की जानिब से सख्त तरीन तनकीद का निशाना बन रही हैं। एक हालिया रैली में सदर ट्रंप ने इल्हान उमर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 9/11 के लिए अमरीकी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि एक बार उन्होंने इस वाक़े में मुलव्वस मुस्लिम दहशतगर्दों के बारे में कहा था कि कुछ लोगों ने कुछ किया, जिस पर ट्रंप की रैली में शुरका ने नारेबाजी की उसे वापस भेजा जाए। इल्हान उमर की तरफ से फरवरी में भी एक मतनाज़ा बयान सामने आया था जब उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मुखय्यर यहूदी अमेरिकन डोनर्स इसराइल के लिए बनाई गई अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से तनकीद पर उन्होंने इस बारे में माजरत तलब कर ली थी। पीर को जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले तब भी वो इन चारों कांग्रेस वुमन पर तनकीद करते रहे। मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए वो बहुत बुरी खवातीन हैं। वो यकीनन हमारे मुल्क से नफरत करती हैं।
ادھر الہان عمر منیسوٹا پہنچی تو ٹرمپ کے ان حملوں کے بعد ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان کے ان حامیوں میں خضر خان بھی شامل تھے جو عراق میں ہلاک ہونے والے ایک پاکستانی امریکن فوجی کے والد ہیں، اور وہ 2016 کے ڈیموکریٹ کنونشن کے دوران صدر ٹرمپ کو مسلمانوں کے خلاف ان کی رائے پر تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں۔ پوری دنیا اور امریکی قوم رہنمائی کے لیے آپ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آپ کو منتخب کیا گیا ہے، اس زمانے نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ الہان عمر کہتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باعث بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی دہشت گردوں کی ہمدرد ہیں، اور ان کے لیے یہ انتہائی قابل نفرت ہے۔ As Muslim legislators, we are constantly being ایک مسلمان قانون ساز ہونے کے ناطے ہمیں مسلسل اپنا وقت ایسی باتیں کر کے ضائع کرنا پڑتا ہے جس پر دوسروں سے سوال نہیں کیا جاتا۔ that other people are not asked to speak to. بہت سے مبصرین کہتے ہیں کہ صدر کی ان کانگریس وومن پر تنقید غلط ہے، اور 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے سفید فام حامیوں کو پرجوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ برائن پیڈن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہمارا تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گا۔ 28 جولائی کو ہر سال ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہیپاٹائٹس اور اس کی وجوہات، ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور اس کے علاج اور خاتمے سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 32 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہیں، اور اس مرض سے سالانہ تقریباً 14 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہر 10 میں سے ایک یعنی 10% افراد کو ہیپاٹائٹس بی تشخیص ہو چکا ہے، اور اگر ہم ان نمبرز کو دیکھیں تو 5 میں سے ایک کو ہیپاٹائٹس سی ڈائگنوز کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس مرض کا شکار تقریباً 2 کروڑ لوگ ہیں، اور 2 کروڑ لوگوں میں سے اندازاً 1.5 لاکھ اموات ہم سالانہ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایک سال کے دوران ہیپاٹائٹس سی سے متاثر ہونے والے افراد کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ڈاکٹرز اس مرض سے متعلق کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی تعداد میں تو کمی آئی ہے بیسکلی، لیکن سی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 6-7% تک ہمارا ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے پاکستان کی پاپولیشن اس میں مبتلا ہے۔ جو مین سورسز ہیں وہ انسٹرلائز سرنجز، ریزرز، ان اسکرینڈ بلڈ، خون۔ اس کے علاوہ جو کوئی سرنجز کا اگر فرض کر لیں کسی کو استعمال ہے، انجیکشنز کی ضرورت ہے، تو وہ یہ میک شیور کریں کہ اسٹرلائز سرنجز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اچھی کمپنی کی، ان سے وہ سرنجز خریدیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی باربر وغیرہ کے پاس یعنی نائی یا حجام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کوشش کریں کہ اپنا صاف ستھرا نیا نیو ریزر لے کے جائیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ گرمیاں اور آئس کریم دنیا بھر میں شاید ہی کسی کو ناپسند ہو، لیکن امریکیوں کی آئس کریم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1984 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے جولائی کے مہینے کو آئس کریم کا قومی مہینہ اور جولائی کے تیسرے اتوار کو آئس کریم کا قومی دن مقرر کیا تھا۔ آئیے آپ کو ایک آئس کریم پارلر لے چلتے ہیں جو کہ تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی آئس کریم کے شوقین افراد سوینا جارجیا کی اس دکان کے سامنے قطاریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹریٹن لیوپولڈ اس شاپ کے مالک ہیں۔ وہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ سن 1919 میں 3 یونانی تارکین وطن کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ کاروبار انہیں ہی آگے بڑھانا ہے۔ ہمیشہ میرے والد آئس کریم بناتے تھے۔ میں شروع ہی سے مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا اور شوق سے آئس کریم کھاتا تھا۔ میرے دوست بھی آتے اور آئس کریم کھاتے۔ میری والدہ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، یہی وجہ تھی کہ مزیدار یونانی پیسٹریاں ہر وقت گھر پر موجود ہوتی۔ میٹھا ہی لیوپولڈ کی واحد محبت نہیں تھی۔ ایک اداکارہ سے شادی کے بعد وہ فلموں کی محبت میں بھی گرفتار ہو گئے اور نہ صرف ہالی ووڈ کے ایک کامیاب پروڈیوسر بنے بلکہ دونوں محبتوں کو کامیابی کے ساتھ نبھایا بھی۔
लियोपोल्ड के लिए स्टोर में मौजूदगी का एक खुशकुन पहलू ग्राहकों से बातचीत करना भी है। आज बहुत गर्म दिन है, लिहाजा हमने आइसक्रीम खाने का फैसला किया। इनके पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, लेकिन चॉकलेट का कोई मुकाबला नहीं। हर रोज एक स्कूप आइसक्रीम हमें फ्री मिलती है, जिसे मैं हमेशा घर ले जाता हूँ। कभी कभार आप तंग भी आ जाते हैं, लेकिन ये वाकई ही बहुत अच्छी आइसक्रीम है और कुछ नया खाने के लिए आपके पास जायकों के इंतखाब की एक लंबी फहरिस्त भी मौजूद है। इस स्टोर की दीवारें लियोपोल्ड की मोहब्बत की अक्कास हैं। यहाँ 1950 के कैमरे लटके हैं, इनकी अपनी फिल्मों के पोस्टर्स आवेजा हैं और इनकी पसंदीदा मिशन इम्पॉसिबल 3 भी। वो अब भी टॉम क्रूज के अच्छे दोस्तों में से हैं। जब मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा होता था तो हमेशा सबके लिए सेट पर आइसक्रीम फराहम करता, और जब उनमें से कोई सुहाना आता तो यहाँ जरूर आना होता या फिर हम उन्हें आइसक्रीम भिजवा देते। मिसाल के तौर पर चंद बरस कबल टॉम क्रूज लंदन में शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने आइसक्रीम की ख्वाहिश की और मैंने यहाँ से आइसक्रीम वहाँ पहुँचाई। चंद हफ्तों बाद ये कैफे अपनी 100वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, लेकिन लियोपोल्ड के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये दिन कैसे मनाया जाए, बल्कि ये है कि उनके बाद ये खानदानी कारोबार कौन देखेगा, क्योंकि लियोपोल्ड की कोई औलाद नहीं और इनके भांजे भतीजों को इस कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन लियोपोल्ड को इस बात का यकीन है कि कारोबार का हकदार ऐसा शख्स होगा जिसे उनसे ज्यादा आइसक्रीम से दिलचस्पी होगी। करीना बेफैजन के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कल्चर की खूबसूरती ये है कि तब्दील होता रहता है, बल्कि नित नई चीज़ें खुद में समोता है। फिर चाहे रिवायती खाने हो या रस्म रिवाज, सब में गुजरते ज़माने के रंग शामिल होते जाते हैं। ऐसी ही कहानी है रिवायती नान और पराठों की, जो थोड़ी सी जिद्दत के साथ खासी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। देखते हैं गेथियारा अनीस की रिपोर्ट। ताज़ा ताज़ा उतरते गर्म पराठे और उनसे उठती खुशबू, कौन होगा जिसके मुंह में इन्हें देखकर पानी न भर आए। नान और पराठे तो सदियों से पाको हिंद में खाए जाते हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो ये नए चमकते दमकते रेस्टोरेंट रिवायती तौर पर सस्ते समझे जाने वाले इस खाने को सैकड़ों में फरोख्त करने में कामयाब हो गए हैं। देखिए, ट्रेडिशनल से हट के आपके पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमने लोगों को दिया है जी। एक अच्छा बैठने के लिए लोगों को जगह मिली है। जब देंगे, अच्छी सर्विस देंगे तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे। इन नान और पराठा शॉप्स पर शाम ही से रश लग जाता है, जहां आने वाले मेन्यू पे दस्तयाब रंग बिरंगे जदीद नामों वाले नान और पराठे ऑर्डर करते नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी शख्स हर घर में बनने वाले इस खाने के लिए ज्यादा रकम क्यों अदा करना चाहता है। मेरा तो ये लेट नाइट फेवरेट स्नैक है। इट्स ट्रेडिशनल फूड विद अ ट्विस्ट। इट्स हेल्दी, इट्स क्लीन, इट्स हाइजेनिक एंड इट्स अफोर्डेबल। एक तो यहाँ पे हैंग आउट स्पेस अच्छा है, प्लस यहाँ पे फ्लेवर्स वगैरह आपको काफ़ी मिल जाते हैं, और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के मुकाबले के अंदर यहाँ पे दिस इज़ मच चीपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के पे जाते हैं तो यू इजीली पे लाइक 800 to 1000 रुपीज़, यहाँ पे पर पर्सन 400 to 500 के अंदर काम हो जाता है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। दुकानों पर फरोख्त होने के साथ साथ ये पराठे और नान होम डिलीवरी के लिए भी खासे मकबूल हैं। इस कहानी का एक और पहलू भी है, और वो ये कि रिवायती नान बाई और उनका कारोबार इस नए कारोबार से किस हद तक मुतासर हुए हैं, और हुए भी हैं या नहीं। रिवायती नान भाई साला साल से यही कारोबार कर रहे हैं, और शायद ही कोई दिन हो जब ग्राहकों ने इन दुकानों का रुख न किया हो। मगर इन नई नवेली नान शॉप्स के बढ़ते कारोबार ने इनके कारोबार पर आखिर क्या असरात मुरतब किए हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र, हमारा जिस तरह काम था उसी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पीछे जो है नान ढाबा खुला है, इसको तकरीबन 1.5 साल हो गए, तो हमारा अल्लाह का शुक्र है काम उसी तरह, कोई फर्क नहीं। पराठे और नान कहीं भी फरोख्त हो, इनकी मकबूलियत से इतना तो साबित होता है कि हर नस्ल रवायात खास करके खानों में जिद्दत ज़रूर लाती है, यकसर इन्हें मुस्तरद भी नहीं करती, क्योंकि जायका भी हमें विरसे में मिलता है। गेथियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। असद और खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।